ठीक। कल हम लोगों ने रिडम्पशन तक बात कर ली थी और मैंने आपको यहाँ पर एक बात बतानी थी कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में अगर कुछ ना बताया जाए तो वो किस तरीके का होता है। तो अगर कोई भी प्रेफरेंस शेयर आपको नहीं बताया जा रहा है कि वो कैसा है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है। ठीक है, इट इज प्रिज्यूम्ड, ये मान लिया जाता है। प्रिज्यूम का मतलब होता है मान लेना। इट इज प्रिज्यूम्ड दैट अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, एक है क्यूमुलेटिव, एक तो वो क्यूमुलेटिव है, ये मान लेंगे। दूसरा क्या मान लेंगे कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है। और तीसरा क्या मान लोगे, वो नॉन क्या है, कन्वर्टेबल है। तो अगर वो कुछ नहीं बता रहा है तो एक प्रेफरेंस शेयर, कितने तरीके की प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है, एक तो वो क्यूमुलेटिव होगा, नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन कन्वर्टेबल होगा। तो कोई भी प्रेफरेंस शेयर जिसके बारे में नहीं बताया जा रहा है कि वो किस तरीके का शेयर है, मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं अभी, वो किस तरीके का शेयर है, अगर वो नहीं बताया जा रहा है तो ये मान लेना कि एक तो वो क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या था कि अगर डिविडेंड इस साल नहीं दिया तो अगले साल देना पड़ेगा। दूसरा, ये मान लेंगे कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। और तीसरी चीज क्या माननी पड़ेगी कि वो नॉन कन्वर्टेबल है। अच्छा, अब कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने रिडीम और रिडीमल के बारे में तो लिखा ही नहीं। तो मैं आपको कल एक बात बता चुका हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 ने भारत में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को खत्म कर दिया है। तो अब अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इशू हो रहा है बिना बताए तो वो कैसा होगा, चाहे बता के करो चाहे बिना बताए करो, कैसा होगा, वो रिडीमेबल होगा। वो कैसा होगा, रिडीमेबल होगा। इरिडीमेबल तो हो ही नहीं सकता ना। तो अब वो बताए ना बताए, प्रिजम्पशन की तो बात ही नहीं रही। रिडीमेबल और इरिडीमेबल के केस में प्रिजम्पशन की बात ही नहीं है। प्रिजम्पशन की बात तब होती है या मानने की बात तब होती है जब आपके दो ऑप्शन हो। यहां तो उन्होंने रिडम्पशन में इस वाले ऑप्शन को रखा ही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन ही कहां है, आपके पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इश्यू करने का ऑप्शन ही कहां है। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को। इसलिए एक प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है, रिडीमेबल ही हो सकता है, वो इरिडीमेबल नहीं हो सकता। इतनी बात क्लियर हो गई। हाँ जी बताइए। जी सर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रेफरेंस शेयर के बारे में नहीं बताया तो वो कैसा है, वो क्यूमुलेटिव है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन कन्वर्टेबल है, रिडीमेबल है। इरिडीमेबल का तो केस ही नहीं है। तो ये चार फीचर हो जाते हैं अगर आप शेयर के बारे में नहीं बताते। चलिए पहुंचते हैं हम उस शेयर के पास जिसका नाम है इक्विटी शेयर, या ये कहें ओनर्स, कंपनी के असली मालिक। ठीक है, इनके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता। कोई भी ऐसा शेयर जिसके पास कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है डिविडेंड का और कैपिटल का, उसके पास, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। पर इक्विटी। इन इक्विटी के पास एक स्पेशल राइट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वोटिंग राइट। वोटिंग। वोटिंग राइट, तो इनके पास वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होता, इक्विटी के पास वोटिंग राइट होता है। होता है। अब ये जो इक्विटी शेयर है ये भी दो तरीके का हो जाता है। एक होता है ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर। ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर का मतलब क्या है, नॉर्मल इक्विटी शेयर, कोई दिक्कत नहीं, कोई स्पेशल फीचर नहीं है। लेकिन एक होते हैं डिफरेंशियल डिफरेंशियल। इक्विटी शेयर्स। मान लीजिए कि एक कंपनी है ए लिमिटेड और उसने अपने 10,000 शेयर इशू कर रखे हैं, 10 रुपए का एक है, कुछ नहीं बताया है, ये इक्विटी शेयर है, बस इसके आगे कुछ नहीं बोला। अगली बार अगर ये कंपनी 5,000 के शेयर इशू करती है और, ठीक है, 10 रुपए वाले ही करती है, इक्विटी ही करती है, अगर ये कुछ ना बताए कि ये जो नया 5,000 इशू हो रहा है ये कैसा है, तो हम इसे मानेंगे ये पिछले के जैसा है। ठीक है, हम क्या मानेंगे, ये पिछले के जैसा है। इसे बोलते हैं रैंकिंग पैरी पासु। मतलब एक बार आपने कोई शेयर इशू कर दिया है इक्विटी का, अगर आप अगली बार इक्विटी शेयर इशू करोगे और उसमें कुछ नहीं बताओगे तो ये माना जाएगा कि जैसा शेयर आपने पहले इशू किया था ये नया वाला भी वैसा ही है। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा कि साहब हमें ना इक्विटी शेयर इशू तो करना है, पर हमारे शेयर होल्डर कह रहे हैं कि इनको जो डिविडेंड का राइट है वो एक ज्यादा राइट होना चाहिए, हमको डिविडेंड ज्यादा मिलना चाहिए। मान लेते हैं कि इनको कंपनी 20% डिविडेंड देगी, तो ये कह रहे हैं कि जितना भी नॉर्मल डिविडेंड होगा आपके साल का,
उसके ऊपर हमको 5% एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि 25 मांगेंगे। अगर ये 30 देने होंगे तो यहाँ कितने देने पड़ जाएंगे, 35 देने पड़ जाएंगे। ठीक है, या फिर वोटिंग राइट का हो जाए कि जैसे मान लेते हैं कि इन शेयर्स के ऊपर अगर नॉर्मली देखो, एक चीज बताऊं, अगर आपको कुछ ना बताया जाए तो एक इक्विटी शेयर के पास एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास कितने वोट होते हैं, एक। उसके बाद एक वोट हो जाता है, एक इक्विटी शेयर एक वोट, ये समझ लो। लेकिन अगर आप कहते हो कि नहीं नहीं, जो हम अगले इशू करेंगे ना, उसका वोटिंग राइट कुछ ऐसा होगा कि अगर आपके 2 इक्विटी शेयर होंगे तो आपको एक वोट मिलेगा। अब ये कैसा शेयर हो गया बताओ, पिछला वाला क्या कह रहा है, एक इक्विटी एक वोट, ये क्या कह रहा है, 2 इक्विटी एक वोट। अब बताओ क्या ये दोनों एक जैसे हैं? नो सर। नहीं है, यही है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल का मतलब क्या, अलग दिखाओ, थोड़ा अलग से कर दो। या तो उसको डिविडेंड की तरह डिविडेंड में अलग कर दो कि भैया तुमको एक्स्ट्रा डिविडेंड देंगे, या फिर उसका वोटिंग राइट हटा दो, वोटिंग राइट कम कर दो, या वोटिंग राइट छीन लो, ऐसा भी हो सकता है, या वोटिंग राइट डबल कर दो। तो ऐसी चीजें हो सकती हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो था वो प्रेफरेंस शेयर वाली लाइन ही थी, और उसमें भी ये वाला जो मैंने आज लिखवाया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना। अब चलते हैं कि हमारे पास शेयर इशू करने के 2 मेथड हैं। देखिए इनको ना हम ऐसे बांट सकते हैं, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करने के 2 मेथड बांट सकते हैं, एक होते हैं कैश मेथड, ठीक है, या एक कह सकते हैं इन कंसीडरेशन ऑफ कैश, जिसमें कैश लेंगे, और एक हो जाएगा विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट कैश कंसीडरेशन, कैश नहीं लेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो इन कंसीडरेशन विद कैश है, ये भी 2 तरीके का, एक लमसम एक इंस्टॉलमेंट, ये 2 हो गए इसके अंदर। और इसके अंदर तो बहुत सारे आएंगे, अलग अलग तरीके के हैं, जैसे प्रोमोटर्स को देना है, सम एसेट खरीद रहे हो तब देना है। ठीक है, तो उसमें हम पूछेंगे। देखिए अदर देन कैश सिंपल रखिएगा, अदर देन कैश, अदर देन कैश का मतलब कैश नहीं मिलेगा, बदले में बिल्डिंग मिल जाएगी, बदले में सर्विस मिल जाएगी, बदले में कुछ काम मिल जाएगा, पर कैश नहीं मिलेगा। जब कैश मिलेगा वो कंसिडरेशन ऑफ कैश होगा। अब हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, इनको एक एक करके पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आपका लमसम मेथड। मुझे 1 मिनट दीजिए जरा। चलिए, तो लमसम मेथड में क्या होता है, सारा पैसा एक साथ मिल जाएगा। जब कंपनी को शेयर्स का पैसा सारा एक साथ मिल जाए, उसको हम लमसम मेथड कहते हैं, उसको हम लमसम मेथड कहते हैं। और इसमें दो एंट्री होती है, बस। पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एक साथ करना, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। और फिर एक अगली एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दोनों की नरेशन में क्या लिखोगे वो मैं यहां लिख देता हूं। इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग फुल मनी, या पूरा फुल मनी एक्सेप्टेड लिख लेना, फुल मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और यहां लिख देना, नरेशन वैसे आएगी नहीं आपके पास, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। एसएच का मतलब यहाँ पे शेयर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड में। इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड में पैसा कैसे लिया जाता है, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट मतलब आप टुकड़े बांट देंगे। जैसे आप इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिकली 3 पार्ट में। पहला पार्ट होता है एप्लीकेशन, जब हम शेयर पे एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर एप्लीकेशन डालता है कि सर मुझको शेयर्स दे दो, अप्लाई कर रहा है आपके यहाँ। जब अप्लाई करेगा तो वो आपको कुछ पैसे देगा उस वक्त, उसको हम एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा जो होता है वो अलॉटमेंट होता है,
और तीसरा जो होते हैं वो कॉल्स होती हैं। कॉल्स कई सारी हो सकती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, वो कितना भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कंपनी की उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी पैसे को कितना मांगना चाहती है, कैसे मांगना चाहती है। ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन सब की अपनी बेसिक, अपनी नॉर्मली दो एंट्री होती है, नॉर्मली तीनों की दो एंट्री होती है। स्पेशल केस अलग है। स्पेशल केस का मतलब क्या है कि अगर हो सकता है कि किसी ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, उसमें से किसी के पैसे वापस करने हो, तब अलग हो सकता है। लेकिन फिलहाल हर किसी की नॉर्मली दो एंट्री होती है, हर किसी की दो एंट्री है। पहली एंट्री इसमें क्या होती है, इसमें पहली एंट्री होती है रिसीव की, पैसे को रिसीव किया जाता है। इसमें दूसरी एंट्री ट्रांसफर होती है, और इसके बाद सारा खेल चलता है ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव। बस पहली दो के नाम अलग है, बाकी देखो एक ही चीज को फॉलो कर रहे हैं, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। एप्लीकेशन पहले रिसीव को फॉलो करता है, फिर ट्रांसफर आता है, इसीलिए ट्रांसफर आ रहा है, ड्यू नहीं आ सकता। ड्यू का मतलब होता है पैसे मांगो, यहाँ तो पैसे पहले ही मिल गए, तो पैसे मिलने के बाद ट्रांसफर होते हैं और मांगने के बाद मिलते हैं। सिंपल रूल है, पैसे मिल गए तो ट्रांसफर होते हैं और मांगने के बाद मिलते हैं। तो मांगो मिला, मांगो मिला, यहाँ क्या है, मिला और ट्रांसफर किया। अब जब जब आपका रिसीव आएगा, जब जब आपका रिसीव आएगा, तब तब बैंक जो होगा एंट्री में डेबिट साइड पर होगा, तब तब एंट्री में बैंक कहां होगा, डेबिट साइड पर होगा। अच्छा, अगर बैंक डेबिट साइड पर होगा तो क्रेडिट में कौन होगा, क्रेडिट में वो होगा जिसकी एंट्री चल रही है। तो बताओ इस वक्त एंट्री किसकी चल रही है, एप्लीकेशन की, तो एंट्री में नीचे भी क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। इसकी एंट्री भी लिखेंगे हम। ठीक है, बस मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि जब भी आप अगर इसको एंट्रीज बनाना चाहते हैं तो आप रूल याद रखिए, रिसीव, ट्रांसफर, ड्यू, रिसीव, ड्यू, रिसीव। और उसके बाद देखिए कि जब जब रिसीव आएगा बैंक कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो आप एक रूल बना लीजिए, जब भी आपको पैसा मिलेगा बैंक और कैश डेबिट में चले जाएंगे। जब भी आपको पैसा मिलेगा बैंक और कैश डेबिट में चले जाएंगे, और जब भी आपकी जेब से पैसा जाएगा बैंक और कैश क्रेडिट में चले जाएंगे। अगर आपको ये बात याद हो जाती है तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपने आप ही, कई एंट्रीज की प्रॉब्लम। तो बैंक और कैश अगर आपके पास आ रहा है डेबिट कर दीजिए, बैंक और कैश आपके पास से जा रहा है क्रेडिट कर दीजिए। मैं जनरल एंट्री की बात कर रहा हूँ, अकाउंट में उल्टा बोला जाता है, वो मैं तब बताऊंगा। अच्छा, जहां जहां आपको ये ट्रांसफर दिख रहे हैं और ड्यू दिख रहे हैं, इन तीनों में एक चीज कॉमन होती है, वो ये होता है कि जो शेयर कैपिटल होता है वो चला जाता है क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में कौन आएगा, जिसकी एंट्री चल रही होगी। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। ठीक है, हमने बोला कि पहली एंट्री एप्लीकेशन की होती है, और एप्लीकेशन में हमने पढ़ा दो एंट्री होने वाली है, एक रिसीव होने वाली, एक ट्रांसफर होने वाली है। हमने रिसीव में पढ़ा कि बैंक को हमें कहां भेजना पड़ेगा, डेबिट में, और ट्रांसफर में पढ़ा हमने शेयर कैपिटल को कहां भेजना पड़ेगा, क्रेडिट में। अब कैसे इसकी एंट्री बनाएंगे, तो बड़ा सिंपल है। अगर आप इसकी पहली एंट्री बना रहे हो तो मैंने बोला ना बैंक को डेबिट में भेज दो, तो आपकी एंट्री यहां पर ये बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, और एंट्री किसकी चल रही है, एप्लीकेशन की, इसलिए एंट्री में भी क्या आ जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा। नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता नरेशन में क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में नरेशंस नहीं आते। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर में शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिखना है। अगर मैं शेयर कैपिटल को क्रेडिट में लिख रहा हूं तो मुझे डेबिट में तो कोई चाहिए होगा, तो डेबिट में वही चाहिए होगा जिसकी एंट्री चल रही है, और एंट्री किसकी चल रही है, शेयर एप्लीकेशन की, बन गई एंट्री। ठीक है, अब यहां क्या लिखोगे इसकी नरेशन में, इसकी नरेशन में हम लिख देते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट जो आएगा वो अब किसकी एंट्री आएंगी, अलॉटमेंट की। अब मुझे बताइए, जब हमने अलॉटमेंट की एंट्री के बारे में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि अलॉटमेंट की एंट्री में दो पार्ट है, एक ड्यू और एक रिसीव। अब ड्यू है
तो हमने पढ़ा ड्यू में तो शेयर कैपिटल को कहां जाना पड़ता है, क्रेडिट में, और रिसीव के केस में बैंक को कहां जाना पड़ता है, डेबिट में। आसान काम है। तो अब आपको पता है कि आप यहां पर बैंक को करने वाले हैं, सॉरी आप पहली एंट्री कर रहे हो यानी कि ड्यू की, तो ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल कहां जाने वाला है, क्रेडिट साइड में। तो डेबिट में कौन आने वाला है, शेयर अलॉटमेंट। ये बन गई एंट्री। इसके बाद आप इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री जब आप रिसीव करते, मैंने बोला ना बैंक को डेबिट में भेज दो, जब भी आपको पैसा रिसीव करना हो बैंक को डेबिट में भेज दो, आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जनरल एंट्रीज के केस में। ऐसी कॉल्स की बारी आएगी, तो जब भी कॉल्स आएंगी, कॉल्स में भी यही काम है। कॉल्स में दो हैं, एक ड्यू और एक रिसीव। जब ड्यू होता है शेयर कैपिटल कहाँ जाता है, क्रेडिट में, और जब क्रेडिट, रिसीव होता है बैंक कहाँ जाता है, डेबिट डेबिट। में। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि अब पहली एंट्री हमें क्या करनी पड़ेगी, शेयर कैपिटल को भेजना पड़ेगा क्रेडिट में। अब डेबिट में किसको रखोगे, कॉल को, पर कॉल के ना नाम होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेम आता है। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दो, सेकंड है तो सेकंड लिख दो, थर्ड है तो थर्ड लिख दो, फाइनल है तो फाइनल लिख दो, और आगे क्या लगा दो, कॉल। अकाउंट डेबिट जरूर लगा लेना, ठीक है। और अगला रिसीव है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या आएगा, नेम ऑफ कॉल। बताइए जनरल एंट्री बनानी आई, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत, जी सर। ठीक है। अच्छा अब ऐसा है कि इसमें एक और चीज आती है जिसको, अच्छा इसमें कॉल्सिन एरर ये आ गया पहले ही, कॉल्सिन एरर, लेकिन उससे पहले एक वर्ड सुनते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। और पूरा नाम होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। खास बात ये है कि पूरा नाम इसका ये है, हम लोग एसपी यूज कर लेते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम बस, लेकिन इसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसकी खासियत है, इसके दो तीन पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। पहला, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग प्रीमियम, तो ये माना जाता है, देन एज्यूम करिए इसको, प्रीमियम कहां पर है, प्रीमियम इज एट अलॉटमेंट, प्रीमियम अलॉटमेंट में है। अगर आपको नहीं बताया जा रहा है कि प्रीमियम कहां पर है, एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में है या फर्स्ट कॉल में है, तो आप ये मान लेंगे वो अलॉटमेंट में। अच्छा प्रीमियम होता क्या है, प्रीमियम होता है जब शेयर ना अपने से ज्यादा कीमत पे बिकता है, ठीक है। जब शेयर क्या करता है, अपने से ज्यादा कीमत पे बिकता है, ठीक है। व्हेन शेयर इज सोल्ड कहें या इशूड कहें, मोर देन इज फेस वैल्यू, इट्स फेस वैल्यू, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम। अब बोलोगे ये कैसे हो गया, तो देखो, मान लो किसी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और इसको कंपनी इशू कर रही है 12 रुपए पे, तो प्रीमियम कितने का हुआ, यहाँ पर प्रीमियम हुआ 2 रुपए, 2। ठीक है, फेस वैल्यू से ज्यादा। अच्छा अब एक प्रॉब्लम आती है कि अगर हम सिर्फ फेस वैल्यू से ज्यादा भी इशू कर सकते हैं, फेस वैल्यू से कम पे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सेक्शन 52 है शायद, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 52 है आपका कंपनीज एक्ट का या 53 है, वो मना करता है। वो कहता है आप नहीं कर सकते, आप डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। तो शेयर सिर्फ किस पे इशू हो सकता है, सर प्रीमियम। सिर्फ प्रीमियम पर, ठीक है। डिस्काउंट पे आप शेयर को इशू नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। चलिए मैं मुझे, हाँ ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं सेक्शन 53 है वो, जो क्या करता है, प्रोविशन डालता है। प्रोविशन, प्रोविशन का मतलब होता है मना कर दिया, रेस्ट्रिक्शन, मतलब रेस्ट्रिक्शन तो एक तरीके की चीज है कि थोड़ा रोक दिया, थोड़ा कर दिया। रेस्ट्रिक्शन थोड़ा पॉजिटिव होता है, प्रोविशन पॉजिटिव नहीं होता, वो हमेशा नेगेटिव होता है। यानी कि मैंने आपको प्रोहिबिट कर दिया, प्रोविशन ऑन इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, तो हम डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ किसकी बात कर रहा है, शेयर की, इक्विटी। ये ध्यान रखिएगा, डिवेंचर की बात नहीं कर रहा है। डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू हो जाता है, शेयर नहीं होता। शेयर कभी भी आपका डिस्काउंट पे इशू नहीं होगा, प्रोहिबिटेड है, सिवाय एक चीज के। एक्सेप्शन है इसका, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है इसका
मैं थोड़ा सा, अगर मैं कहीं भूल रहा हूँ, एक्सेप्शन है राइट शेयर, शायद राइट शेयर, नहीं, स्वीट। स्वेट हाँ इक्विटी स्वेट सर जी, इक्विटी हाँ। शेयर, सॉरी स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर इसका क्या है? एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है। स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो जाता है बस, और कोई नहीं उसमें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अलॉटमेंट कहाँ मिलेगा आपको? मैंने बताया ना, अलॉटमेंट मिलेगा आपको किस पे, सॉरी प्रीमियम कहाँ मिलेगा आपको? अलॉटमेंट पे। अगर कुछ नहीं बताया तो अलॉटमेंट पे, तो डालोगे कहाँ से? अलॉटमेंट प्रीमियम पता कहाँ होता है? प्रीमियम हमेशा होता है कैपिटल वाली एंट्री में, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम ऑलवेज फाउंड इन ट्रांसफर एंट्री, या तो वो ट्रांसफर वाली में मिलेगा या वो ड्यू वाली में मिलेगा, और वो भी कौन सी साइड पर? क्रेडिट साइड पर। तो अब बताइए, अगर वो एप्लीकेशन में होता तो कौन सी एंट्री में जाता? पहली वाली में या दूसरी वाली में? दूसरी दूसरी में, दूसरी में जाता। शेयर कैपिटल का भाई होता है। अब एक, अगर सबको याद नहीं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप इतना याद कर लो, ये शेयर कैपिटल का भाई होता है। जिस तरफ शेयर कैपिटल जाएगा ये वहीं जाता है। तो शेयर कैपिटल कौन सी एंट्री में है? पहली वाली में, दूसरी वाली में? दूसरी वाली में। ये वहीं चला जाएगा क्रेडिट साइड में। अब मुझे बताइए, अलॉटमेंट में अगर ये प्रीमियम अलॉटमेंट पे होता तो कौन सी एंट्री पे जाएगा? इस पहली वाली में या दूसरी वाली में? फर्स्ट, पहली वाली में, जहां शेयर कैपिटल है। ये शेयर कैपिटल का पीछा करता है बस। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां डालूं, तो आप याद रखिए अलॉटमेंट में डालोगे, और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सी एंट्री में डालो, तो ढूंढो शेयर कैपिटल कहां लिखा हुआ है। जहां शेयर कैपिटल लिखा है उसी साइड पे डाल दो। डेबिट भी मत करो, जहां शेयर कैपिटल लिखा है। अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रखा है, इसको भी क्रेडिट कर दो, ठीक है? तो भैया चलो, हाँ जी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हर समय क्रेडिट होता है? नहीं सर, हर वक्त नहीं होता ये ना, जब आपका वो होगा, फोरफीचर होगा, तब ये डिपेंड करेगा। तो उस वक्त के लिए, अभी तो आप याद रखो क्रेडिट होता है, तब मैं बताऊंगा जब फोरफीचर आएगा। जी भैया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक दो वर्ड के बारे में समझते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक ही आता है और कुछ नहीं आता। यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो ये है कि रेट कितना है इसके ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर क्या रेट है? 10% है कॉल्स इन एरियर का, और एडवांस का कितना है? 12%। ये परसेंट है, हाँ जी, 12% एडवांस का। हाँ 12%। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं। कॉल्सिनेट होता क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉल्सिनेट तो आपको समझ में आ जाएगा। एरियर मतलब छोड़ दिया। तो क्या लिखा हुआ है? व्हेन शेयर होल्डर फेल्स टू पे द कॉल्स, जब शेयर होल्डर कॉल देने से चूक जाता है, दे नहीं पाता है। कब? जब उस पे देना था उसको पैसा, उसको पैसा देना था, उसने नहीं दिया, वो हो जाता है कॉल्स इन एरियर। और इस कॉल्स इन एरियर पर कंपनी पैसे लेती है। ध्यान रखिएगा, कंपनी यहां पर पैसे लेगी, क्योंकि शेयर होल्डर को पैसे लेने हैं। तो शेयर होल्डर को पैसे देने हैं आपको, आपको पैसे मिलेंगे इस केस में, तो शेयर होल्डर आपको पैसे देगा। तो अगर शेयर होल्डर आपको पैसे दे रहा है और पैसे नहीं देता है, तो उस पर जो ब्याज होगा वो आपको मिलेगा। तो कॉल्स इन एरियर का जो इंटरेस्ट होता है वो आपके लिए क्या बन जाता है? इनकम। क्या बन जाता है? इनकम। और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस का क्या बन जाता है आपके लिए? एक्सपेंस। ठीक है, वो बन जाता है एक्सपेंस। कॉल इन एडवांस क्या है? जब आपने मांगा नहीं, फिर भी शेयर होल्डर कह रहा है ले लो, हमसे पैसे ले लो, वो एक्स्ट्रा पैसे दे रहा है आपको। अगर वो आपको एडवांस दे रहा है तो उस पर 12% होता है। लेकिन क्या ये 12 और 10 इसके नीचे नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मान लो लिख देते हो 6%, तो फिर कितना दोगे? 6 ही दोगे। अगर आप लिख देते हो 8, कितना दोगे? 8 दोगे। अगर आप लिख देते हो 11, कितना दोगे? 11। 10। मैक्सिमम लिमिट है ये। अब 11 नहीं ले सकते, ये चक्कर है, यही एक चक्कर है। मैक्सिमम लिमिट है 10%, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है जी सर। चलो, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट है। तो आपसे वो क्वेश्चन यही पूछेगा कि आर्टिकल इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस कितना होता है? तो होता है या तो आर्टिकल एसोसिएशन या फिर 12% पर एनम। अगर कॉल इन एडवांस है, कॉल इन एरियर पे कितना है? 10%। याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं। चलिए थोड़ा सा कंपनी लॉ वापस आता है यहाँ पर। इसमें है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस किसको बोलते हैं? जब कंपनी शेयर इशू करती है। अब आप कह रहे हो ऊपर जनरल एंट्री कर ली थी हमने, वो जनरल एंट्री करनी सीखी है आपने, अभी तक शेयर इशू हुआ नहीं है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस जो होता है
ठीक है, वो क्या होता है, एक ना इंफॉर्मेशन है, एक इंफॉर्मेशन है जिसमें कंपनी क्या लिखती है, अपने बारे में लिखती है, कितने शेयर इशू कर रही है उसके बारे में लिखती है, सारी वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन लिखती है, जिसमें जिससे क्या होगा, शेयर होल्डर को क्या होगा, आसानी होगी। किस चीज की आसानी होगी, कि वो आपके यहाँ क्या कर सके, शेयर खरीद सके। ठीक है, शेयर खरीद सके। अच्छा, इसकी डेफिनेशन कहाँ डेफिनेशन है, 2 सबसेक्शन 70 में ये डिफाइन है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे कंपनी शेयर इशू करने से पहले जारी करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं एक बार बता दूं, प्रोस्पेक्टस के लिए कोई स्पेशल फॉर्म नहीं है, कोई तरीका नहीं बताया उन्होंने। अगर आप अखबार में 2 लाइन भी लिखवा दोगे ना कि हम इस दिन अपने शेयर बेचना चाहते हैं, वही आपका जी प्रोस्पेक्टस बन जाएगा, वही आपका प्रोस्पेक्ट। अगर आपने 2 लाइन भी छपवा दी, किसमें, ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, अगर उन्होंने की, ठीक है, कि आपको अगर उन्होंने ये 2 लाइन भी छपवा दी अपने अखबार में, या नोटिस छपवा दिया, वो भी क्या बन जाएगा, प्रोस्पेक्टस बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए एक डॉक्यूमेंट ही बना लेते हैं और डॉक्यूमेंट में सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, ताकि इन्वेस्टर हमारे शेयर्स को क्या कर सके, खरीद सके। भाई सिंपल है। आप लोगों ने क्या बोलते हैं इसको, जब देखो आप में से कितने लोगों ने डीएवी कॉलेज का प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, मुझे नहीं पता। आप में से कईयों ने डीएवी से किया है बीकॉम, ठीक है, और आप सब ने उसका प्रोस्पेक्टस जरूर खरीदा था। उसका प्रोस्पेक्टस जो फॉर्म होता था 50 रुपए 100 रुपए का आपने खरीदा था, उसमें से आपने सिर्फ फॉर्म फाड़ा, बाकी तो कोई पढ़ता ही नहीं था। उसके अंदर जी आप सर। पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि कॉलेज कब बनना था, ठीक है, कितनी फीस है उसकी, लाइब्रेरी का फैसिलिटी है या नहीं है, लाइब्रेरी की फीस कितनी है, सारी इंफॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर थी। ऐसी कंपनी भी अपनी सारी इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल सकती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे, जी सर। नहीं नहीं भैया। सर। ठीक है। अब आता है, अच्छा प्रोस्पेक्टस ना आपको बता दूं मैं, 2 तरीके का होता है बेसिकली। ठीक है, एक होता है रेड हेरिंग और एक होता है शेल्फ, और एक और होता प्रोस्पेक्टस है सर, तीसरा प्रोस्पेक्टस ही होता है। नहीं नहीं, एक और होता है, रुको, तुम ऐसे क्यों कर देते हो मेरे साथ। ठीक है, रेड हेरिंग होता है, शेल्फ होता है, एक और होता है जिसको हम सेबी का वो मॉडल प्रोस्पेक्टस होता है, वो सेबी मॉडल प्रोस्पेक्टस होता है। मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, उसका एक नाम है। सर आपने वही लिखाया था हमें, नहीं सिंपल नहीं, मैं अभी बता रहा प्रोस्पेक्टस। हूँ ना, पिछली बार इतना वो नहीं लगा होगा, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा होगा, इसलिए मैंने नहीं कराया होगा उसको। एक रेड हेरिंग होता है, एक ये होता है, मैं अभी बताऊंगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस होता है वो सेबी का, उसको हम बोलते हैं, एग्जैक्ट नाम पता है, अभी अभी नाम याद आया था, फिर नाम बाहर निकल गया दिमाग से। ठीक है, अरे यार, मेरे ना दिमाग के अंदर ही घूम रहा है, मैं देखूंगा कहीं मुझे याद आ जाएगा। उसको एब्रिज बोलते हैं, एब्रिज प्रोस्पेक्टस, एब्रिज प्रोस्पेक्टस। अगर सेबी आपके सिलेबस में रहा तो एब्रिज प्रोस्पेक्टस रहेगा। मॉडल प्रोस्पेक्टस होता है सेबी की तरफ से, बाय सेबी। ठीक है, सेबी ने कहा कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको प्रोस्पेक्टस ऐसा बनाना चाहिए जैसा हम बोल रहे हैं, ये होता है एवरेज प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसमें ना प्राइस नहीं होती और ना ही नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। ठीक है, नो नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब ये नहीं बताते कितने शेयर इशू करने हैं, नो नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर इशू कर रहे हैं ये नहीं बताते। शेल प्रोस्पेक्टस इसके लिए होता है जब आपको एक ही साल के अंदर या कुछ टाइम पीरियड के अंदर कम समय में ज्यादा शेयर इशू करने हो, कम समय में ज्यादा बार शेयर इशू करने हो। तो आपको एक तरीके से कहते हैं फ्रिक्वेंटली जब शेयर इशू करने होते हैं ना, फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार, तब आप कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, शेल्फ। ये कंपनीज एक्ट में दोबारा आएंगे तब हम इनको वहां डिस्कस करेंगे डिटेल में। बस रेड हेरिंग में याद रखिएगा, रेड हेरिंग में प्राइस भी नहीं होती और नंबर ऑफ शेयर भी नहीं बताए जाते। ठीक है, सिर्फ ये बताया जाता है कि शेयर इशू करने वाले हैं। अब ज्यादातर जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो यही करती हैं, रेड हेरिंग क्यों करती हैं, क्योंकि उनको खतरा होता है किस चीज का, कि अगर कल के दिन उन्होंने पहले ही शेयर्स के बारे में बता दिया कि शेयर उनका कितने रुपए का है, तो कोई भी दूसरी कंपनी ब्रोकर्स के साथ मिलकर उनके सबसे ज्यादा शेयर खरीद लेगी और कंट्रोल कंट्रोल क्या कर लेगी, स्टैब्लिश कर लेगी उनके ऊपर। तो अपने ऊपर कंट्रोल ना आए इसके लिए वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, ना वो प्राइस बताते हैं, नंबर ऑफ शेयर।
अब आप बोलोगे वो प्राइस भी नहीं बता रहे, शेयर भी नहीं बता रहे, तो एक चीज बताओ, ऐसे कैसे बिकेगा? तो बताता हूँ। जिस दिन शेयर इश्यू होने वाला होता है, मार्केट खुलता है आपका 10 बजे के करीब, स्टॉक मार्केट आपका 10 बजे करीब खुलता है, 9 बजे मीटिंग करता है बोर्ड वाले, कंपनी की मीटिंग 9 बजे होती है, और ठीक स्टॉक एक्सचेंज को भी 9:55 पे बताया जाता है कि शेयर का प्राइस क्या होगा। और 9:55 पे कितना टाइम है आप बताओ? 5 मिनट में थोड़ी ना कोई अरेंज कर लेगा पैसे इतने सारे, इसलिए इशू किया जाता है। चलिए उस पर ज्यादा वो मत कीजिए, आप इतना याद रखिए, प्रोस्पेक्टस होता है, ठीक है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 है। चलिए बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की। याद है मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको? इसका एक दूसरा नाम बताया था मैंने, क्या बताया था? चार्टर चार्टर ऑफ कंपनी। कंपनी। ठीक है, कंपनी बनाने का चार्टर, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ठीक है, हाँ इसी को चार्टर ऑफ कंपनी बोलेंगे, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कितने क्लॉसेस बताए थे? 5। 5 लेकिन मैंने ओपीसी केस में आपको 6 क्लॉज बताए थे। ओपीसी के में 6 क्लॉज है। पहला क्लॉज क्या होता है इसका? नेम। नेम दूसरा क्या होता है? सिचुएशन। सिचुएशन तीसरा क्या होता है इसका? कैपिटल क्लॉज। ऑब्जेक्ट हाँ हाँ, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, वो पहले आ जाना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं। ठीक है, नेम क्लॉज के बाद चौथा समझ लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वैसे पहले होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज। और 5वां होता है लायबिलिटी क्लॉज। ठीक है, ये होता है नॉर्मल कंपनीज के लिए। जैसी आपकी ओपीसी आएगी, ओपीसी के लिए क्या हो जाएगा? एक नॉमिनी छठा क्लॉज आ जाएगा, जिसे हम कौन सा बोलते हैं? नॉमिनी नॉमिनी। ठीक है, बाकी सबके लिए नाम में कंपनी का नाम बताना है। सिचुएशन में क्या बताना होता है? सिचुएशन सिर्फ बताना होता है स्टेट ऑफ द कंपनी। स्टेट मतलब राज्य, कौन से राज्य में हो, बस एड्रेस नहीं देना, सिर्फ स्टेट का नाम बता दो, नेम ऑफ स्टेट। नेम ऑफ स्टेट बता दो, बात खत्म। ऑब्जेक्ट में आपको बताना था कंपनी क्या काम करेगी। कैपिटल क्लॉज में बताना था कंपनी की कैपिटल, यहाँ होती है ऑथराइज कैपिटल, इस जगह में। ठीक है, और यहां से पता चलता है क्या कंपनी कैसी है, लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड बाय गारंटी है। याद गारंटी है है कुछ वर्ड आए थे कल? जी सर। यस जी वो सर। यही बताते हैं, कंपनी यही बताती है लायबिलिटी के अंदर। ऑब्जेक्ट में कंपनी का मेन काम क्या वो बताती है, नाम में कंपनी का नाम होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बाय लॉज, रूल्स, पावर ऑफ एम्प्लॉइज, अदर डे टू डे वर्किंग रूल्स। मतलब कंपनी को चलाने के, आपने वो तो बना दी, कंपनी बना दी, पर कंपनी चलाने के लिए नियम भी तो होने चाहिए। क्लर्क के पास कितनी पावर होगी, अकाउंटेंट के पास कितनी पावर होगी, एमडी के पास कितनी पावर होगी, डायरेक्टर के पास कितनी पावर होगी, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर के पास कितनी पावर होगी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास कितनी पावर होगी, कंपनी कैसे अपनी पेमेंट्स को कैसे क्लियर करेगी, कौन बैंक से अकाउंट को कंट्रोल करेगा, कौन कंपनी के स्टॉक के ऊपर कंट्रोल बनाएगा, ये सारी चीजें कहाँ लिखी जाती हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। एक वर्ड आता है कि ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? कई बार आ चुका है। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे बोलते हैं? जब आपके अप्लाइड शेयर्स इश्यूड शेयर्स से क्या होंगे? ज्यादा होंगे। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर्स और पब्लिक ने अप्लाई किया 12,000 के लिए। ये सिचुएशन कैसी सिचुएशन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ये है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता होगा? जब आपने इशू किए 10 पर खरीदार कितने का है? 8,000। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, अब उसी बारे में बात करेंगे। 8,000, मैं 9 लिख रहा हूँ। इसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ध्यान रखिएगा, सेबी के हिसाब से एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है। जी सर। एज पर सेबी कितना होता है वो? 90%। कम से कम 90% शेयर बिकने जरूरी है। इसीलिए मैंने 8 नहीं लिखा, क्योंकि मैं 8,000 लिखूंगा तो वो शेयर बिकेंगे थोड़ी ना, वो तो 10,000 के बदले 80% हुआ। तो कम से कम 90% शेयर्स क्या कर जाने चाहिए? बिक जाने चाहिए। तो जिन कंपनियों के 90% शेयर नहीं बिकते वो क्या करती हैं, कोई बताएगा मुझे? मैंने आपको एक जगह बताया होगा अभी इस बारे में। सर अंडर वो अंडर राइटर्स को बुलाते हैं वो। जी सर। ठीक है, और अंडर राइटर्स को बोलते हैं तुम्हारे शेयर, उन्हें पता होता नहीं बिकेंगे, तो अंडर राइटर्स उनके शेयर बिकवाते हैं, और नहीं बिकते तो बाकी अंडर राइटर्स को खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, ठीक है, चलो। तो भैया अंडरराइटर्स क्या होते हैं एक तरीके से?
कुछ नहीं, शेयर बिकवाने वाले एजेंट टाइप के हैं, नहीं अच्छा बिकेंगे तो वो खरीदेंगे आपके शेयर, जी भैया। इसके बदले वो आपसे कमीशन लेंगे। आपका शेयर खरीद, अगर उनके नहीं बिक पाए उनसे शेयर, तो वो आपका शेयर क्या करेंगे, खरीद लेंगे और उसको आगे क्या करेंगे, मार्केट में बेच बेच देंगे, बेच देंगे। अपना पैसा वसूल लेंगे जैसे जैसे। ठीक है, प्रीमियम के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद रखिएगा, जब शेयर अपनी फेस वैल्यू से ज्यादा बिकता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम। प्रीमियम को एक अलग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, उस अकाउंट का नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि इसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इसको किस में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर। और सब हेडिंग क्या होती है, हेडिंग क्या होती है, शेयर होल्डर्स फंड, और सब हेडिंग क्या होती है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो जब आप बैलेंस शीट में इसको देखोगे ना, जब आप बैलेंस शीट में इसको देखोगे तो बैलेंस शीट में ऐसे नजर आता है। सबसे पहले एक हेडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, ये बैलेंस शीट जी के अंदर पहली हेडिंग होती है, लायबिलिटीज। ठीक है, इसके जी बाद एक हेडिंग पड़ी होती है 1 करके, उसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। फंड शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो हेडिंग होती हैं, एक का नाम होता है शेयर कैपिटल और एक एक का और नाम होता है रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस। तो हेडिंग कौन सी है इसकी, रिजर्व, ये कहाँ आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपीआर इसके अंडर में आता है, एसपीआर है ये, एसपीआर। ठीक है, तो एसपीआर किस में आता है, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, हेडिंग कौन सी है, शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर्स फंड। तो हेडिंग है शेयर होल्डर्स फंड और सब हेडिंग कौन सी है, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लसेस। हाँ जी, जी सर। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आपको सारे रिजर्व, अरे रिजर्व लिखा हुआ है ना, जिसके पीछे रिजर्व लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, सबको यहाँ डालो बस। ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है, आपके वो क्या बोलते हैं उसको, डिवेंचर रिडेम्पशन के रिजर्व, ठीक है, डेप्रिसिएशन के रिजर्व, जितने आपको रिजर्व मिलेंगे सब यहीं पड़े हुए रहते हैं। शेयर होल्डर फंड के अंदर ना भैया, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस में। पर एक चीज का ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को नहीं लेते हम लोग, तब हम फ्री रिजर्व्स को लेते हैं, पर आते वो सब इसके अंदर है। थोड़ी सी क्या है, थोड़ा सा एक वर्ड मैंने डाल दिया शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए, तो वो बात अलग है, रेशियो एनालिसिस में हम देखेंगे उसको, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जी भैया। दोबारा देखेंगे जब हम दोबारा करेंगे। ये लिखा है शेयर आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, सेक्शन 53। और अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है प्रीमियम की, तो कहाँ लिया जाता है, सर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अलॉटमेंट। क्रेडिट साइड। हाँ, अच्छा एक वर्ड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि अगर आपको एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए क्या होगा, तो पहले वो तो वो पैसा कहाँ ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट में अलॉटमेंट में। और अगर अब भी बच जाएगा तब कहाँ ट्रांसफर होगा, कॉल इन एडवांस। एडवांस। एडवांस में। अकाउंट बना, नाम पूछेगा वो आपको, ऐसा मत बोल देना कॉल्स के जाएगा, फर्स्ट कॉल के लिए जाएगा, सेकंड कॉल के लिए, नहीं नहीं नहीं, वो आपको लिखेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन में एक्सेस मनी है, ऐसे लिखेगा क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन में एक्सेस मनी है, और अमाउंट भी दे सकता है, बोलेगा 10 लाख रुपए एक्सेस है, 8 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। अब पूछेगा 2 लाख रुपए कहां जाएंगे, तो एक चीज सुनो, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जाते हैं ये कॉल्स इन एडवांस में। पर पता है नीचे क्या लिखेंगे आपके लिए ऑप्शन में, ये आपके लिए लिखेंगे रिटर्न कर दो, दूसरा लिखेगा फर्स्ट कॉल में डाल दो, तीसरा लिखेगा कॉल्स में डाल दो, चौथा लिखेगा कॉल्स इन एडवांस में डाल दो। अब बच्चे को ये लगता है कि अलॉटमेंट के बाद तो फर्स्ट कॉल आती है, तो कहां डालना चाहिए, फर्स्ट कॉल में, लेकिन आंसर क्या है, कॉल्स इन एडवांस। एडवांस, वो एडवांस। एडवांस। कॉल इन आंसर एडवांस। ये है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अच्छा आप कभी भी उसे रिटर्न नहीं करेंगे फर्स्ट कॉल, रिटर्न तो तब तक नहीं करोगे जब तक वो नहीं बोलेगा। अगर वो बोल रहा है कि रिटर्न कर देना तो रिटर्न करना, वरना वो कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन में आती है, एप्लीकेशन में एक्सेस मनी कैसे आ जाएगी भाई, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन अगर हो गया तो एक्स्ट्रा मनी आ जाती है। मान लो आपने 10 शेयर इशू कर दिए, 10 शेयर इशू किए और खरीदार आ गया 18 के, तो आपके पास 8,000 आ गया ना एक्सेस। अब इन 8,000 का पैसा एक्सेस मनी है, इस एक्सेस मनी को रिटर्न तब तक नहीं करोगे जब तक वो नहीं बोलेगा। बाय डिफॉल्ट क्या है, रूल क्या है, रूल ये है कि कोई भी एक्सेस मनी जो आएगी वो कहां जाएगी, पहले तो
वो जाएगी अलॉटमेंट में, और अगर अब भी पैसे बच गए तो कहा जाएगी कॉल्स इन एडवांस में। हाँ जी बताइए, यहां तक बातें समझ में आ गई या नहीं आई? जी सर। Yes, आगे sir. भैया। आगे सर। Yes, sir. आ गई ना, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि मेरे पास नोट्स में एक प्रॉब्लम है, एक मिनट। हाँ, नहीं डाला क्या? नहीं, मैंने डेस्कटॉप पे तो नहीं डाला है। फाइल में प्रॉब्लम है, फाइल मेरे पास है नहीं इस वक्त उसकी, तो मुझे फाइल ढूंढनी पड़ेगी। एक्चुअली मैंने लैपटॉप में वो ड्राइव चेंज करी, अपना हार्ड डिस्क चेंज किया था, उस वजह से गड़बड़ हो गई। चलो छोड़ो, कुछ और बताते हैं तब तक, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो वैसे भी हमें 4 फीचर सीखना है, लेकिन 4 फीचर से पहले एक चीज और सीख लेते हैं, वो है इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। और इसमें आज हम पहला पॉइंट सीखेंगे प्रोमोटर्स के बारे में। शेयर इशूड टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स को शेयर दो तरीके से इशू, दो काम के लिए इशू किए जा सकते हैं। एक होता है फॉर देयर इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज। अच्छा, पहली बात तो प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स वो आदमी होते हैं, वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी बनाई है। तो एक तो होता है कंपनी बनने से पहले के काम, तो अगर उन्होंने कंपनी बनने से पहले के काम किए तो उनको हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज, यानी कि कंपनी बनने से पहले का काम। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख देता हूं मैं एक वर्ड, कंपनी बनने से पहले। तो कंपनी बनने से पहले या कंपनी बनाने के जो काम होते हैं, अगर उसके लिए शेयर दे रहे हो तब क्या होगा? और हो सकता है फॉर देयर सर्विसेज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, आफ्टर, तो कंपनी बनने के बाद उन्होंने कोई सर्विस दी है। अब दोनों में फर्क है ना, अगर आप कंपनी बनने से पहले की सर्विस दे रहे हो तो वो अलग होगी, और कंपनी के बाद वाली अलग। एक ही एंट्री थोड़ा ना कर सकते हो। आपको पता तो चले कि दोनों में फर्क है। आपको कैसे पता? अगर मैं एक ही एंट्री पास कर दूं तो कैसे पता चलेगा कि वो कंपनी बनाने के बाद की सर्विस है या बनने से पहले की सर्विस है? कैसे पता चलेगा? इसलिए उन्होंने कहा कि आप ना कंपनी अगर बनाने से पहले की सर्विस दे रहे हैं, मतलब कंपनी बनाने की सर्विस दी थी उन्होंने, तो एंट्री पास करना इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अच्छा, कई लोग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस यूज नहीं करते, उसकी जगह क्या यूज कर लेते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। वर्ड याद आया? वर्ड समझ में आता है? प्रीलिमिनरी जी का सर। मतलब पहले बनने से, कंपनी बनने से पहले के। और नीचे क्या आ जाएगा? शेयर कैपिटल। जाहिर सी बात है। अच्छा, अगर कंपनी बन गई थी, उसके बाद उन्होंने कोई सर्विस दी आपको, तो एंट्री क्या होगी? गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तब गुडविल आता है। बताइए जी, यहां तक एंट्री समझ में आई आप लोगों को? सर ये गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में सर्विस प्रमोटर दे रहे हैं कि हम देंगे? क्या? सर जो ये एंट्री है ना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ, सर इसमें मतलब प्रमोटर को हमने सर्विस दी है कि प्रमोटर ने दी है हमें सर्विस? नहीं, प्रमोटर ने आपको सर्विस दी थी। दोनों केस में प्रमोटर ने आपको सर्विस दी थी। एक उन्होंने कंपनी बनाने की सर्विस दी है, और एक कंपनी बनने के बाद कोई सर्विस दी है। सर ये हमेशा मतलब गुडविल में ही आएगा डेबिट? बिल्कुल, कंपनी बनने के बाद अगर प्रमोटर कोई भी सर्विस देगा, वो गुडविल पे डेबिट होगी। जी सर। अच्छा, अगर नहीं बताया है उसने कि कंपनी बनने से पहले की है, कंपनी बनने के बाद की है, तो एक चीज बताओ, प्रमोटर किसके लिए होता है? कंपनी बनाने के लिए, कंपनी बनाने के बाद के लिए? सर बनाने के लिए। तो फिर बनाने कौन सी एंट्री का होगी? फिर ये वाली होगी। जी सर। समझे मतलब? आपको ना थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। उन्होंने नहीं बताया कि कंपनी बनाने के पहले की है, बनाने के बाद की सर्विस है, तो आप खुद सोचो प्रमोटर किस लिए है? कंपनी बनाने से पहले के लिए, कंपनी बनाने के लिए है। तो कंपनी बनाने की सर्विसेज को, कंपनी बनाने की सर्विस वो आपको दे रहा होगा, तो फिर एंट्री क्या होगी?
सर बताओ। पहली वाली प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस वाली, ठीक है। जी सर, जी सर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि काम बन जाएगा आपका। चलिए, तो आज की क्लास को मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा, ठीक है। मेरे